गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भौतिक और सहायक प्रतिभूतियों के बारे में बताऊंगी। इनको हम कोलेटरल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। जब बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं तो ऋण की सुरक्षा के लिए दो प्रकार की बैंक सिक्योरिटीज प्राप्त करते हैं। एक तो व्यक्तिगत सिक्योरिटीज होती हैं, व्यक्तिगत जमानत, जिसके अंतर्गत बैंक जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की गारंटी प्राप्त करता है। अगर ऋणी समय पर ऋण नहीं चुका पाता तो गारंटर्स जो होते हैं, जिन्होंने गारंटी दी है, वो लोन का भुगतान करेंगे बैंक ने जो लोन दिया है। दूसरी है भौतिक प्रतिभूति। कई बार बैंक क्या करते हैं, गारंटी के साथ साथ भौतिक संपत्तियां भी ऋण की सुरक्षा के लिए बैंक ऋण अपने पास जमानत के रूप में भौतिक संपत्ति और वस्तुएं भी रखते हैं, सहायक वस्तुएं जमानत के रूप में रखते हैं। इसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज, सहायक प्रतिभूतियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार जो भौतिक संपत्तियाँ बैंक के पास, उसमें चल संपत्ति और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति आती है। चल संपत्तियाँ वो होती है जैसे गुड्स हो गए, जिसको सोना चांदी हो गया, या कोई पेपर्स हो गए सिक्योरिटीज़ के, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के। और अचल संपत्तियाँ इमूवेबल गुड्स, जिसमें आपकी स्थायी संपत्तियाँ, फिक्स एसेट्स आ जाती है, भवन आ गया, ज़मीन आ गई, ये सब। तो बैंक भौतिक संपत्तियों की, चल और अचल संपत्तियों के आधार पर बैंक उनको जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करता है। तो ये कहलाते हैं हमें मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस, प्रभार निर्माण की विधियाँ। मतलब किस प्रकार बैंक को, जो ऋणी है जिसको बैंक ने ऋण दिया है, उसको हम डेटर बोलते हैं। तो ऋणी की संपत्तियों पर बैंक किस प्रकार अपना चार्ज या जमानत के रूप में बैंक अपने पास उसने रख सकते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं ये। एक तो गिरवी, प्लेज। गिरवी से आशय क्या होता है, गिरवी में ऋण के भुगतान की सुरक्षा के लिए जो ऋणी है बैंक के पास माल जो होता है, उसका गुड्स जो होते हैं, वो उसको जमानत के रूप में रखते हैं। अगर ऋणी समय पर भुगतान नहीं करता तो बैंक जो होते हैं उस माल को बेचकर अपना ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बंधक, इसे मोर्गेज बोलते हैं। ऋण की सुरक्षा के लिए जो स्थायी संपत्ति के जो हित का अंतरण किया जाता है, जो बैंक के पास जो स्थायी संपत्तियां मोर्गेज रखी जाती है, बंधक रखी जाती है, वो बंधक में आती है स्थायी संपत्तियां। और तीसरा है प्रभार चार्ज। ये अगर इसमें स्टार्टिंग में ऐसा कोई संपत्ति बैंक के पास गिरवी नहीं रखी जाती, लेकिन इसमें अगर ऋणी समय पर भुगतान नहीं करता तो ऋणी की जो संपत्ति है वो भारयुक्त हो जाती है, और बैंक उन ऋण समय पर भुगतान नहीं करने पर बैंक कोर्ट में, न्यायालय में वाद विवाद करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गिरवी क्या होता है, प्लेज क्या होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 172 के अनुसार गिरवी से आशय ऋण के भुगतान की सुरक्षा या निष्पादन के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर जो भी है उसके निष्पादन के लिए माल का निक्षेप जमानत पर रखना क्या कहलाता है, गिरवी, प्लेज। गिरवी में ऋणी द्वारा ऋणदाता यहाँ कौन है, बैंक को माल की स्पुर्दगी आशय से दी जाती है कि ऋणदाता ऋण के भुगतान होने तक माल को अपनी सुरक्षा में रखेगा, और यदि ऋण के भुगतान को के साथ ही माल को वापसी कर देगा। यदि ऋण का समय पर भुगतान नहीं होता तो ऋणदाता बैंक को ये अधिकार होता है कि उस माल को बेचकर, न्यायालय में बेचकर या उसकी सूचना उसको देकर उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। तो गिरवी में जो व्यक्ति माल गिरवी रखता है, माल बैंक के पास गिरवी रखता है, उसको तो गिरवी करता बोलते हैं, प्लेजर। और ऋणदाता जिसके पास बैंक है ना, जिसके पास ऋण गिरवी रखा जाता है, जो ऋण देता है ऋणदाता, वो उसको कहलाते हैं प्लेजी, गिरवी ग्रहीता। मतलब ऋणी जो होता है वो गिरवी करता कहलाता है, प्लेजर। और जो बैंक होता है ऋणदाता, वो क्या कहता है, गिरवी ग्रहीता, प्लेजी, प्लेजर और प्लेजी। अब जो बैंक होता है उसके क्या राइट्स होते हैं प्लेजी के। तो बैंक को जो अधिकार होते हैं ये होते हैं कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है बैंक। अगर बैंक को गिरवी रखे माल के स्वामित्व में कोई दोष होता है, तो उससे कोई हानि होती है, तो उसको प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है। गिरवी माल पर उसका अधिकार तो होता है, लेकिन उसमें कोई वृद्धि होती है, अंशों के मूल्य वृद्धि होती है या उसमें लाभांश होता है, उस पर उसका अधिकार नहीं होता बैंक का। तीसरा, जो बैंक होता है गिरवी करता,
भुगतान अगर समय पर नहीं किया जाता ऋणी के द्वारा, गिरवी ग्रहता के द्वारा, तो वह तो ग्रहता न्यायालय में वाद वापस करता हुआ गिरवी माल को बाजार में बेच सकता है। इसके अलावा जो बैंक को गिरवी रखे माल के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ठीक है, भविष्य में कोई अगर उसमें जानकारी उसको छुपाई जाती है तो उससे अगर बैंक को कोई हानि होती है तो वह ऋणी से, गिरवी ग्रहता से वो हानि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। गिरवी माल में अगर कोई अनपेड सेलर है, मतलब जिसको भुगतान नहीं हुआ है, बैंक उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और ना ही वो जो अनपेड सेलर है बैंक से किसी भी प्रकार का राशि प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और ऋणी आदि की वसूली, ऋण आदि की गिरवी ग्रहता मतलब बैंक को ये अधिकार होता है, प्लेजी को, कि उस माल को तब तक अपने पास रखे जब तक कि उसके ऋण, ब्याज व अन्य व्यय का को सुरक्षित जो उसके लिए रखे गए थे वो प्राप्त नहीं हो जाते। तो ये उसके अधिकार है बैंक के। इसके अलावा उसके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि गिरवी माल की देखभाल करना उसका कर्तव्य होता है कि उसकी सुरक्षा की देखभाल करे। भुगतान प्राप्त होने पर उसको, जब उसकी ऋण का भुगतान प्राप्त हो गया है तो उसका माल वापसी कर दे ऋणी को, जो गिरवी करता है, मतलब उसको प्लेजर को, है ना, ऋणी को। और गिरवी माल में अन्य माल को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, गिरवी माल का अनुचित उपयोग भी नहीं करना और गिरवी माल के विपरीत कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि उसके माल में किसी प्रकार की कमी है। तो ये उसकी ड्यूटीज़ बनती है। इसके अलावा गिरवी जो माल है, चलो माल कौन रख सकता है गिरवी बैंक के पास? एक तो माल का जो वास्तविक स्वामी है वो रख सकता है, माल के व्यावसायिक अभिकर्ता एजेंट रख सकते हैं, कोई सह स्वामी में कोई भी स्वामी उसका माल रख सकता है, माल में जिसका सीमित हित रखने वाला व्यक्ति माल बैंक के पास गिरवी रख सकता है, गिरवी ग्रहता द्वारा पुनः गिरवी बैंक उसको पुनः गिरवी रख सकता है, माल के धारक द्वारा माल को गिरवी रखा जा सकता है यदि जिसने माल धोखे या कपट अनुचित प्रभाव के तहत प्राप्त किया है, परंतु अगर गिरवी ग्रहता को इसकी सूचना नहीं है बैंक को, तो वो बैंक का धारक जो है माल गिरवी रख सकता है। तो ये गिरवी है, गिरवी में, ठीक है ना, तो प्लेज का मतलब है कि बैंक के पास गुड्स वगैरह गिरवी रखना, माल को गिरवी रखना, और इसमें बैंक को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ में बैंक की ड्यूटीज भी बनती है उस माल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे। दूसरा है बंधक, मोर्गेज, ऋण की सुरक्षा के लिए स्थायी संपत्ति का अंतरण करना बंधक कहलाता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार ऋण के रूप में दी गई या दी जाने वाली अग्रिम राशि वर्तमान या भावी ऋण की राशि के भुगतान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, है ना, या किसी ऐसे समझौते की पूर्ति के लिए जिससे कोई आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता है, किसी अचल संपत्ति में निहित हित का अंतरण करना बंधक कहलाता है। मतलब किसी भी ऋण के लिए, भविष्य के लिए, चाहे वर्तमान के लिए बैंक ने कोई भी एडवांस दिया है या कोई कुछ ऐसा जिसमें कोई कॉन्टैक्ट है जिससे कि आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए स्थायी संपत्ति जैसे भूमि वगैरह आ जाती है, मकान वगैरह, उसका जमानत पे बैंक के पास रखना, हित का अंतरण करना क्या कहलाता है? बंधक। तो बंधक में क्या होता है? स्थायी संपत्तियों में हित का अंतरण किया जाता है, और संपत्ति के एक से अधिक स्वामी है तो सभी को ये राइट होता है कि बंधक रखने का अधिकार होता है। बंधक में ये जरूरी नहीं है कि संपत्ति की वास्तविक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी बंधकदार को दी जाए। बंधकदार यहाँ पे कौन है? बैंक, मोर्गेजी को दी जाए, है ना। उसका केवल कागज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसके नाम जो हित है उसके अंदर इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक्चुअल में संपत्ति उसको देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल उस पर उसको बंधक रखा जाता है, ठीक है। और बंधक जो है देय राशि, ब्याज वाने भुगतान करने पर संपत्ति वापस हस्तांतरित की जा जाती है। बंधक की गई राशि प्राप्त होने पर उस ऋणी को संपत्ति वापसी कर दी जाती है। इसको बोलते हैं मोर्गेजर, जिसने बैंक के पास संपत्ति को गिरवी रखा है। अब बंधक जो होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। साधारण बंधक में क्या होता है कि इसमें संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता, केवल एक मौखिक और लिखित रूप में इसमें यह अधिकार बंधकदार को दे दिया जाता है, ठीक है, कि अगर वो यदि उसको समय पर उसका ऋण ब्याज आदि का भुगतान नहीं प्राप्त होता तो बंधकदार इस संपत्ति को बेचकर ऋण की वसूली का अधिकारी होता है। सेकंड है शर्त रहित विक्रय द्वारा बंधक। इसमें तो क्या होता है कि जो ऋणी होता है वो बैंक को अपनी संपत्ति बेच देता है बंधककर्ता को, ठीक है। बंधककर्ता जो होता है, बंधककर्ता अपनी संपत्ति बंधकदार के नाम इस शर्त पर विक्रय कर देता है
कि ऋण ब्याज आदि का भुगतान करने पर यह विक्रय हस्तांतरण व्यर्थ हो जाएगा। मतलब बंधकदार जो बैंक है ना, मोर्गेजी, वापसी बंधककर्ता को, मोर्गेजर ऋणी को वापसी कर देगा। और यदि समय पर भुगतान नहीं प्राप्त होता बैंक को तो ये विक्रय पूर्ण मान लिया जाता है, मतलब संपत्ति जो है वो बैंक के नाम हो जाती है और बैंक को अधिकार होता है कि उसको बेचकर अपना ऋण प्राप्त कर ले। सह लाभ या भोग बंधक, इसमें यह होता है कि वैसे तो जैसे उसको कोई अधिकार नहीं होता कि जो भी उसे सह लाभ प्राप्त हो रहा है उसको यूज़ करने का, लेकिन अगर सह लाभ या भोग बंधक है तो ऐसे समझौतों में संपत्ति का जो कब्जा जो बैंक को दिया जाता है तो ये अधिकार भी होता है कि संपत्ति को तब अपने पास रखेगा और यदि ऋण आदि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता अपने पास रखेगा, और बंधकदार इसका उपयोग करने का अधिकारी भी होता है। ऐसी संपत्ति से प्राप्त किराया लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अगर ये उस मोर्गेज में मेंशन है। तीसरा अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक क्या होता है? इसमें बंधककर्ता, ठीक है, ऋणी अपनी संपत्ति का हस्तांतरण बैंक को करता है और यह प्रतिज्ञा करता है कि वह समय पर भुगतान कर देगा। अगर वो समय पर भुगतान नहीं करता तो बैंक उसको बेचने का अधिकारी होता है। मतलब एक तरीके से साधारण बंधक के समान ही है, पर संधारक बंधक में भुगतान न करने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है, जबकि अंग्रेजी बंधक में वो बिना माल के, बिना न्यायालय के आदेश के भी संपत्ति बेचने का अधिकारी होता है। इसके अलावा मालिकाना हक पत्रों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसे हम विश्वास बंधक भी बोलते हैं। इसमें संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण न करके केवल स्वामित्व पत्र जो होते हैं उनको जमा कराकर बैंक से ऋण लिया जाता है। ये कुछ शहरों में ही, मतलब इसमें यह बंधक प्रायः बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। नेक्स्ट है अवर्गीकृत विलक्षण बंधक। जो बंधक ऊपर नहीं आते उनको विलक्षण बंधक बोलते हैं। इसमें एक अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अनुबंध किया जाता है, जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख होता है कि बंधककर्ता बैंक के क्या अधिकार होंगे या ऋणी बैंक के क्या कर्तव्य होंगे, या ऋणी है उसके क्या अधिकार या कर्तव्य होंगे। तो मोर्गेज कई प्रकार के होते हैं। तो बंधकदार के अधिकार, बंधकदार के अधिकार क्या है? राइट्स ऑफ मोर्गेजी, ठीक है। बंधकदार मतलब बैंक के क्या अधिकार है? बैंक के एक अधिकार यह है कि संपत्ति अपने अधिकार में करने का अधिकार। यदि ऋणी समय पर भुगतान नहीं करता तो बैंक को यह अधिकार होता है कि न्यायालय से आदेश से वो संपत्ति अपने अधिकार में ले, ठीक है। और न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विमोचन अधिकार कहलाता है। संपत्ति बेचने का अधिकार होता है, उसको संपत्ति जो है अगर उसको भुगतान नहीं प्राप्त होता तो संपत्ति बेचने का अधिकार होता है बैंक को। और न्यायालय की अनुमति कुछ जैसे मैं बताया ना, अंग्रेजी अनुबंध है तो उसमें उसको न्यायालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। या बंधक की गई संपत्ति बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या अन्य सरकारी गजट में घोषित शहरों में तो वहाँ पर भी वो बिना न्यायालय की अनुमति की संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है, अगर समय पर बैंक को अपना ऋण प्राप्त नहीं होता। दूसरा, बंधक पट्टे के नवीनीकरण पर अधिकार होता है। बंधकदार जो होता है को धारा 70 के अनुसार बंधककर्ता द्वारा चाहने पर बंधक संपत्ति का नवीनीकरण भी कर सकता है। उस संपत्ति का मतलब उसको नवीनीकरण, रिनोवेशन, मतलब उसको चेंज जो भी है अनुबंध है उसमें परिवर्तन करके आपसी सहमति के द्वारा उसका नवीनीकरण कर सकते हैं बैंक और ऋणी। न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। अगर देयतिथि पे शोधन असफल रहता है तो ऋणी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि को प्रतिभूति के रूप में रोकने का अधिकार होता है। अगर कोई इसमें अभिवृद्धि हुई है, जैसे कोई लाभांश प्राप्त हुआ है तो उसको भी जमानत के रूप में रोकने का अधिकार होता है। मतलब बैंक जो अपने ऋण है या ब्याज है या उसके अन्य जो खर्चे होते हैं वो बंधक की संपत्ति से, और उसमें कोई अभिवृद्धि है उसकी जमानत को भी अपने पास रख के वसूल कर सकता है अगर ऋणी के द्वारा समय पर उन चीज़ों का भुगतान नहीं किया जाता है। अब गिरवी और बंधक में क्या अंतर है? तो गिरवी में तो क्या होता है कि ऋणी को प्रतिभूति जो होती है, जो सिक्योरिटी होती है वो चल संपत्ति होती है, गुड्स, माल, ठीक है। और बंधक में जो ऋणों की प्रतिभूति क्या होती है? अचल संपत्ति होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि भूमि, मकान,
और गिरवी में समय पर ऋण का भुगतान प्राप्त न होने पर बिना न्यायालय की अनुमति के वो माल को बेच सकता है बैंक, ठीक है। और जबकि बंधक में न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होता है, केवल अंग्रेजी बंधक को छोड़कर, जो भी मैंने बताया है इसमें। और गिरवी में माल की स्पुर्दगी, वास्तविक एक्चुअल जो डिलीवरी अनिवार्य होती है, वो बैंक के पास, माल बैंक के पास रहता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। जबकि बंधक में संपत्ति जो है वो ऋणी के पास रहती है, ऋणी के पास रह भी सकती है और नहीं भी, मतलब इसे संपत्ति की सुपुर्दगी, वास्तविक सुपुर्दगी देना अनिवार्य नहीं हो सकता। ये रचनात्मक भी हो सकती है और वास्तविक, दोनों हो सकती है, पर अनिवार्य नहीं होता, जबकि गिरवी में अनिवार्य होता है। और गिरवी में कोई अलग से अनुबंध की जरूरत नहीं होती माल को जमानत रखने के लिए, लेकिन इसके अंदर बंधक के अंदर एक अलग बंधक के एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होता है कि ये संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गई है, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ जाता है तीसरा जो तरीका है कि बैंक जो है किस प्रकार ऋणी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न कर सकता है, चार्ज उत्पन्न कर सकता है। तीसरा उसका नाम है प्रभार। इसमें किसी ऋणी की वर्तमान या भविष्य संपत्ति को ऋण के शोधन के लिए प्राप्त करने का प्रावधान होता है। इसमें संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जाती, अर्थात ऋण का समय पर भुगतान ना करने की स्थिति में ही वह संपत्ति भारयुक्त होती है, अन्यथा भारयुक्त नहीं होती। अगर ऋणी समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो ही उसकी वर्तमान या भविष्य की संपत्ति जो पर लियन ग्रहणाधिकार बैंक को प्राप्त हो जाता है। अब प्रभार और बंधक में क्या अंतर है? बंधक में तो संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, इसमें संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जाती है। बंधक ज़्यादातर निश्चित अवधि के लिए होता है, जितने समय के लिए उसने ऋण लिया, 1 साल 2 साल या 10 साल, उस समय तक वो संपत्ति बैंक के पास गिरवी रहती है। और प्रभार किसी अनिश्चित अवधि के लिए हो सकता है, ये तभी उत्पन्न होता है जब बैंक को उसका भुगतान ऋणी द्वारा समय पर नहीं प्राप्त होता है, ऋणी से बैंक को समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता। और राशि जो बंधक होता है इसमें निश्चित अनिश्चित राशि के लिए होता है, और जबकि जो प्रभार होता है, किसी निश्चित या अनिश्चित राशि शोधन के लिए हो सकता है, और बंधक किसी निश्चित राशि के लिए हो सकता है। ये थोड़ा अनिश्चित है, ये थोड़ा उल्टा पढ़ लेना, गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया कि जो बंधक होता है वो निश्चित राशि के लिए होता है और प्रभार निश्चित या अनिश्चित राशि के लिए हो सकता है। और प्रभार का निर्माण आपसी समझौते द्वारा बंधक के प्रभार सम्मिलित हो सकता है, और समझौते और कानून के प्रभार बंधक पर ही लागू होता है। मतलब बंधक में पक्षकारों के आपसी समझौते द्वारा होता है, वो आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि संपत्ति पर वो कॉन्टैक्ट हो जाता है कि बैंक का ऋणी की संपत्ति पर जमानत के रूप में बैंक के पास संपत्ति रख दी जाती है। जबकि प्रभार जो होता है वो तभी होता है जब कानून या कोई समझौता हुआ हो, या कानून के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा हो सकता है, पर समझौते के द्वारा भी और कानून के द्वारा भी, ठीक है। तो ये मतलब बंधक और प्रभार में मेन अंतर यही है कि बंधक में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और प्रभार में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जाता। बंधक जैसे ही वो बैंक से ऋणी ऋण लेता है, वो अपनी संपत्ति बैंक के पास बंधक जमानत के रूप में रख देता है, तो बंधक मोर्गेज उस पर हो जाता है, ठीक है। जबकि प्रभार में ऐसा नहीं होता, ये किसी अनिश्चित अवधि के लिए होता है, और राशि भी जो होती है वो अनिश्चित हो सकती है, और ये तभी उत्पन्न होता है जब न्यायालय के द्वारा या किसी और समझौते के द्वारा ऋणी की वर्तमान या भविष्य की संपत्ति पर समय पर भुगतान ना प्राप्त होने पर बैंक को ऋणी की संपत्ति पर जो है वो अधिकार प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार के मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज हैं, जिसके द्वारा बैंक जो होता है वो ऋणी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इनको सहायक संपत्तियां बोलते हैं। जमानत, सुरक्षित ऋण के लिए बैंक जो विभिन्न प्रकार की जमानत या सहायक प्रतिभूतियों पर जो अधिकार प्राप्त होता है उसको प्रभाव प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, जिसके द्वारा बैंक जो होता है अपने ऋणों की सुरक्षा, अपने ऋणों को सुरक्षित रखता है और ऋणों को सुरक्षा प्रदान करता है। थैंक यू।